चलिए नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना से संबंधित जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके बाद कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो प्रस्तावना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी देख लें, चाहे पीसीएस देख लें, कोई भी एग्जाम देख लें, प्रस्तावना से सवाल आते ही आते हैं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इग्नोर टॉपिक है ये। लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं, उनको लगता है कि हमें तो आता ही है, और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे प्रस्तावना से सवाल आएगा, लोग गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, सीरियसली प्रिपेयर करना है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें समझेंगे हम लोग प्रस्तावना के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि प्रस्तावना है क्या। कोई पूछ दे आपसे कि क्या है प्रस्तावना संविधान का, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज करो कि आप किसी किताब की दुकान पे जाते हो, ठीक है, बुक शॉप पे जाते हो आप किताब खरीदने। मान लो कि नॉवेल की दुकान है, वहाँ पे नॉवेल बिकती है, उपन्यास बिकते हैं। आप एक किताब उठाते हो, आपको उस किताब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, किसी से आपने सुना भी नहीं है, किसी ने आपको रिकमेंड भी नहीं किया उसको कि ये किताब खरीदना। आप उस किताब को उठाते हो, अब वो किताब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपने अभी पढ़ा नहीं, आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो। तो कैसे आइडिया लगाओगे उस किताब के बारे में, है ना? चाहिए तो कोई अच्छी किताबें लेकर जाओगे ना, कोई तो उठा कर नहीं लेके जाओगे। तो सवाल यही है कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो किताब अच्छी है या बुरी है। तो आमतौर पे क्या होता है कि उस किताब के पीछे जो पिछला पन्ना होता है, सबसे पीछे बैक कवर पे, या फिर उसके पहले पन्ने पे ही अंदर जब जाते हो तो उस किताब के बारे में थोड़ा सा दिया रहता है, जिसको आप बोलते हो कि सारांश दिया रहता है, समरी दिया रहता है, या फिर थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसको आप पढ़ते हो, उसके बाद एक धारणा बनाते हो, एक अपनी राय बनाते हो उस किताब के बारे में कि अच्छी है या बुरी है। उसके बाद आप उसको लेते हो या फिर उसको छोड़ देते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई पूछे आपसे कि ये जो संविधान है उसको बिना पढ़े हुए अगर आपको आइडिया, संविधान तो बहुत विस्तृत दस्तावेज है, तो बिना पढ़े हुए किसी को अगर आइडिया लगाना हो तो उसकी प्रस्तावना पढ़ सकता है। वो प्रस्तावना वही चीज़ है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, सारांश है, समरी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक परिचय है जिसको कोई भी व्यक्ति पढ़ करके वो संविधान के बारे में एक अपनी धारणा बना सकता है कि हाँ, संविधान जो है वो इस डायरेक्शन में इसमें लिखा गया होगा। या फिर जो भारत है, भारत जो देश है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो इस तरह से होगी, जैसे है इसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस तरह की चीज़ें लिखी गई। यानी कि भारत इस तरह का राज्य है, भारत के संविधान की जो दिशा है वो इस तरह की है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें हो, मतलब आप एक मोटा माटी धारणा जो है बना सकते हो प्रस्तावना को पढ़ करके, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक परिचय है, सारांश है। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आई कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो देखो, अगर हम मोटिवेशन की बात करें कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो अडॉप्ट कहाँ से की गई, ठीक है, तो वो यूएसए के संविधान से इसका जो है वो लिया गया है। जैसे बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग संविधान से लिए गए हैं देशों से, तो उसी तरीके से जो प्रस्तावना का ये जो आपका हिस्सा है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उद्देश्य प्रस्ताव नाम का एक दस्तावेज जो होता है वो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू वो पेश करते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो नाम बस आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नेहरू जी पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई रहती है। इसी से निकला है आपका प्रस्तावना, इसी का एक छोटा सा वर्जन जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कहीं पे कि कहाँ से निकली है, किस दस्तावेज से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से इसका हुआ है। किसने पेश किया था? तो नेहरू ने पेश किया था। अब देखते हैं कि इसका जो विषय वस्तु है, कंटेंट मैटर है संविधान की प्रस्तावना का, वो क्या है। ये तो आपको रटा हुआ होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए भारत के, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको सबसे पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है, ठीक है। अभी नीचे जितनी भी चीज़ें कही गई है भारत के लोगों के द्वारा कही गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरन, अंग्रेजी में मैं आपको बताता चलूंगा, सोवरन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि इससे क्या चीजें पता चल रही है कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार होता है और इसी दिन इसको लागू भी कर दिया जाता है। जैसे आप देखोगे कि कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है, संविधान। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो इसी दिन लागू कर दिए गए थे और पूरा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज़ को हम लोग समझते हैं। इससे क्या क्या पता चलता है, जो अभी आपने प्रस्तावना पढ़ी वो क्या पता चला? एक तो सबसे पहली चीज़ जो पता चली वो है कि संविधान की जो शक्ति का स्रोत है, उसके अधिकार का जो स्रोत है वो कौन है? वो है भारत के जो लोग हैं वहाँ से। मतलब कि संविधान को जिसने बनाया है वो है भारत के लोग, ठीक है। और इसका जो प्राधिकार है वो यहीं से आ रहा है। भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि भारत जो राज्य है, भारत जो देश है वो किस तरह की प्रकृति है उसकी, यानी कि वो धर्मनिरपेक्ष है, जैसे इससे हमें पता चलता है। संप्रभु है, समाजवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक देश है, ठीक है। क्या क्या इसका मतलब है हम लोग समझेंगे, ठीक है। संविधान के लागू होने की तिथि आपको पता चलती है कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको लागू किया गया, इसी दिन इसको अपनाया भी गया। उसके बाद संविधान का उद्देश्य इससे समझ में आता है, जैसे बंधुत्व इसका उद्देश्य है, न्याय की स्थापना करना, समानता की स्थापना करना, लोगों को स्वतंत्रता को बढ़ाना, ये जो है संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है मोटा मोटी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है कि इसमें जो सब महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं उसका मतलब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। कौन सा शब्द, बाद में कुछ शब्द भी ऐड हुआ है उसमें, वो भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला शब्द आपको दिखता है प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभुता, सोवरन। इसका मतलब क्या होता है? इसका संप्रभु होने का सिंपल सा मतलब है कि यदि कोई देश अपना निर्णय खुद ले सकता है, कोई चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय हो। आंतरिक निर्णय का मतलब कि मुझे अपने देश में क्या करना है, ठीक है, कुछ भी करना है, मिसाइल बनानी है, अगरबत्ती बनानी है या लोगों के लिए कोई सुविधाएं देनी है, ये सारे डिसीजन आंतरिक डिसीजन हो गए, आंतरिक निर्णय हो गए। और बाहरी मामला या निर्णय का मतलब हुआ कि मुझे किसी संगठन में शामिल होना है, सपोज करो कि NSG ग्रुप में शामिल होना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना है, वर्ल्ड बैंक में शामिल होना है, ये बाहरी निर्णय हो गए। तो ऐसे निर्णय को लेने में कोई राज्य या कोई देश स्वतंत्र है, वो किसी से दबाव या किसी से बिना प्रभावित हुए अगर वो अपना निर्णय लेता है तो उसको हम लोग संप्रभु देश या फिर संप्रभुता वाला देश कहते हैं, सोवरन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो भारत ऐसा निर्णय ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, यानी कि भारत एक संप्रभु राज्य है, ठीक है। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। ये शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है वो ऐड किया गया, इसको जो जोड़ा गया। इसमें और 2 शब्द जोड़े गए थे, यानी कि टोटल 3 शब्द, ठीक है। पहला समाजवादी हो गया, दूसरा है आपका अखंडता और तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। ये 3 शब्द अभी डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, मैं बताता चलूंगा। तो समाजवादी का मतलब देखो, समझो, समाजवाद 2 टाइप का हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है। एक को बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि जहां लोकतंत्र होता है वैसे समाजवादी देश, ठीक है। और दूसरा होता है वैसे समाजवादी देश जहां पे साम्यवाद है, कम्युनिस्ट वाला जो आपका कह सकते हैं कि पॉलिटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, यानी कि जितनी भी सारी संपत्ति होगी वो किसकी होगी? राज्य की होगी, किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। उसके बाद जो निजी क्षेत्रक है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बिस्किट से लेकर के, एक साबुन से लेकर के मिसाइल तक जो है वो कौन बनाएगा? वहाँ पे जो सरकारी कंपनियां होगी, जो राज्य के नियंत्रण में सीधे होती है, वो बनाती है वहाँ पे। और जो सार्वजनिक क्षेत्रक होंगे वही सर्वे सर्वा वहाँ पे होते हैं, सब कुछ वही देखते हैं, ठीक है। जो राज्य होता है वो सब कुछ वहाँ पे करता है।
उसी तरीके से जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वहाँ पे क्या होता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सुनते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक यानी कि जो सरकारी कंपनियां होगी, राज्य और निजी क्षेत्रक दोनों मिल करके जो है वो काम करता है। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे रिलायंस भी आपको देखने को मिलेगा, सरकार जो प्राइवेट कंपनी है, और दूसरी तरफ आपको जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, वो भी आपको जैसे इंडियन रेलवे हो गया, वो सरकारी कंपनी है। तो ये सारी दोनों चीज़ें आपको मिलेगी लोकतांत्रिक समाजवाद में। तो भारतीय समाजवाद कौन सा है, ये है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद का एग्जाम्पल देखें तो जैसे चीन हो गया। चीन हालांकि देखो एब्सोल्यूट टर्म में अगर मैं बात करूँ, शुद्ध रूप में ये साम्यवादी समाजवाद दुनिया के किसी भी देश में आपको दिखेगा नहीं, कुछ ना कुछ मिक्स हो ही गया है आज के समय में, ठीक है। क्यूबा हो गया, पहले जो आपका यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती थी। तो समाजवाद का मतलब ये हुआ। एक मिनट, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जो है वो बाद में जोड़ा गया, 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, उसको उस समय जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष का देखो मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब, अगर हम पश्चिमी अवधारणा को देखें तो उसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य और धर्म दोनों के बीच अगर कोई संबंध ना हो तो उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ये पश्चिमी अवधारणा है। भारत के संबंध में ऐसा नहीं है। भारत, ये जो तो आपको अवधारणा मैंने बताया कि राज्य और ये जो आपको राज्य और जो धर्म है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, नकारात्मक अवधारणा है। भारत में थोड़ा सकारात्मक पक्ष इसका लिया गया है धर्मनिरपेक्षता का। इसमें कहा गया है कि जितने भी सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को सरकार क्या करेगी, एक समान नज़र से देखेगी, एक समान व्यवहार करेगी। मान लो कि अगर किसी को फंड देना है किसी भी धर्म को, तो वो सभी धर्मों को एक समान मानते हुए, यानी एक नज़रिए से, आप कह सकते हैं एक समान नज़रिए से जो है वो देगी, ठीक है। यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कोई किसी भी, और राज्य का जो है वो कोई धर्म यहाँ पे नहीं है। भारत जो राज्य है, भारत जो देश है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला शब्द है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का सिंपल मतलब होता है लोक, जैसे लोक इसमें लगा ही हुआ है। लोक का मतलब जब सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में हो, लोगों के पास हो, तो वैसी शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को बोला जाता है लोकतंत्र। आपने प्रस्तावना पर पढ़ा ना, शुरुआत में ही लिखा गया है हम भारत के लोग, उसी के द्वारा सब कुछ किया गया है, ठीक है। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र के कई सारे प्रकार है, उसको आप देख लीजिए। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वहाँ की जो जनता होती है वो सीधे तौर पे शासन में हिस्सा लेती है। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सीधे तौर पे भागीदार जो है वो नहीं होगी, वो अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। जैसे भारत जो है वो सिंपल सा चीज़ है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्या होगा कि लोग एमएलए चुनेंगे अपने विधानसभा के लिए और एमपी चुनेंगे आपके संसद के लिए, ठीक है। ये लोग जाकर के बैठेंगे और ये यहाँ के जनता के बिहाफ पे, ठीक है, उसकी तरफ से जो यहाँ पे शासन चलाते हैं। तो इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है। चूंकि ये चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको बोला जाता है। अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होगा। एक होता है संसदीय लोकतंत्र जो कि भारत में है, ब्रिटेन में है, ठीक है। दूसरा होता है राष्ट्रपतीय लोकतंत्र जो कि यूएसए में है। यानी कि यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पे आप देखेंगे कि इसका जो सरकार का जो प्रमुख होगा, सरकार का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होता है, और इसमें होगा आपका सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो भारत में क्या है, भारत में प्रतिनिधि, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र जो है ये वाली व्यवस्था है। क्लियर हो गया। अब है गणतंत्र। देखो आमतौर पे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गणतंत्र लोकतंत्र, उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। इसमें भी गण लगा हुआ है, गण का मतलब लोग, और उसमें लोक लगा हुआ है तो लोकतंत्र का मतलब वही चीज़ है। मतलब मोटा मोटी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का जो प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, वो चुना हुआ होना चाहिए, वो जनता के द्वारा निर्वाचित यानी जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। जैसे भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, अमेरिका में भी जैसे राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये दोनों क्या है, निर्वाचित हैं, इसको जनता ने चुना है इनको। लेकिन अब जब ब्रिटेन में देखोगे तो ब्रिटेन में कौन है, ब्रिटेन में आपको राजा या रानी देखने को मिलेगा। तो उसको जनता ने चुना है, नहीं चुना है, ठीक है। तो उसको गणतंत्र कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ब्रिटेन
लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजशाही है। जब भी वंशानुगत जो है आपका हेड ऑफ स्टेट हो, राज्य का प्रमुख हो, उसको हम लोग राजशाही बोलते हैं। अभी नीचे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए, उसको गणतंत्र बोलेंगे। और ये निर्वाचन हो सकता है, ये भी दो तरीके हो सकता है, फिर से प्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है, अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जनता सीधे वोट करती है राष्ट्रपति को चुनने के लिए ही, ठीक है। जैसे यूएसए में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की तरह यूएसए में आपका राष्ट्रपति को वोट किया जाता है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कौन चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ चुना जाएगा भारत में, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। वो क्या करेंगे? भारत के लोग एमएलए और एमपी चुनेंगे अपने हिस्से इलाके से, और ये मिल करके जो है वो सांसद और विधायक मिल करके राष्ट्रपति को वोट करते हैं। यानी कि चुना तो भारत के लोगों ने ही, लेकिन किसके माध्यम से? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना, ठीक है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ कहा जाएगा। ये यूएसए में व्यवस्था है, ये भारत में है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो लोकतंत्र है ये दो तरीके का हो सकता है। जैसे ये तो हुआ कि आपको राज्य का प्रमुख निर्वाचित, या फिर हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन लोकतंत्र जो है वो दो तरीके का होगा, एक गणतांत्रिक लोकतंत्र, एक होगा राजशाही। यानी कि गणतंत्र तब बोलेंगे जब चुना हुआ राज्य का प्रमुख हो, और अगर राज्य का प्रमुख आपका राजा या रानी यानी कि वंशानुगत है, उसको हम लोग राजशाही बोलते हैं, मोनार्कल डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन की मैंने आपको बात कही, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देश है जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। फ्रांस इवन हो गया, ठीक है। फ्रांस का मैं क्लियर नहीं हूँ, बट स्पेन वगैरह में तो है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो आमतौर पे वंशानुगत होता है। राजा या रानी जो पहले वाली व्यवस्था चली आ रही है वही यहाँ पे होते हैं, तो उसको राजशाही बोलेंगे, मोनार्कल डेमोक्रेसी उसको बोलेंगे। और जो जहाँ पे वैसे लोकतंत्र, जहाँ पे गणतंत्र होगा, उसको आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलेंगे। तो भारत क्या है? एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब अगला शब्द है न्याय, यानी कि जस्टिस। देखो, न्याय का सिंपल मतलब है कि एक जैसा व्यवहार सभी से क्या हो, किया जाए। देखो, जैसे आपने सुना होगा ना कि अन्याय हुआ किसी के साथ। अन्याय होने का मतलब ये कि एक के साथ अलग व्यवहार किया होगा गया होगा और दूसरे के साथ अलग, यानी कि एक के साथ अच्छा हुआ होगा, एक के साथ बुरा हुआ होगा, ठीक है। तो न्याय का मतलब होता है कि एक समान जो है वो ट्रीट करना, लोगों को एक जैसा व्यवहार करना, यानी कि किसी के साथ भेदभाव जो है वो नहीं करना। अब प्रस्तावना में तीन तरीके के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो न्याय का मतलब ही हो गया कि समान व्यवहार। तो सामाजिक न्याय का मतलब होगा कि जो सामाजिक तत्व हैं, ठीक है, जो सोशल वेरिएबल्स है बेसिकली, जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, रंग हो गया, इन सब के आधार पे जो है वो एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। उसी तरीके से आर्थिक न्याय का मतलब होगा कि आर्थिक आधार पे एक जैसा व्यवहार होगा सबके साथ, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। कि उसके जैसे कोई गरीब है तो कोई गरीब पुलिस थाने जाए, उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाए, और कोई अमीर आदमी जाए पुलिस थाने, उसका रिपोर्ट लिख लिया जाए। ये तो भेदभाव हुआ ना। तो ऐसा भेदभाव जो है वो कहीं भी नहीं किया जाएगा। ऐसा भारत के राज्य के द्वारा वादा किया जाता है, ठीक है। अगला है राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीतिक अधिकार में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक जैसे सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगर किसी को वोट डालने का अधिकार है, कोई 18 साल से ऊपर है, तो फिर क्या जाति है उसकी, क्या इनकम है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। कोई खड़ा होना चाहता है चुनाव के लिए तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, अगर एक निश्चित योग्यता पूरा करता है, जो कि सबको पूरा करना है, ठीक है। तो ये हो गया न्याय। अब ये जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी प्रेरणा जो है वो कहाँ से ली गई भारतीय संविधान के लिए, तो इसकी प्रेरणा ली गई थी जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति 1917 में, वहाँ से उसको उठाया गया है, वहाँ से लिया गया इसका सोर्स, अगर मैं बात करूँ तो। फिर है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी प्रकार के अगर लोगों की जो गतिविधियाँ उस पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते चलो, ठीक है। ये जो स्वतंत्रता है, इस पर आप आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इस पर कई सारे उचित प्रतिबंध जो है वो राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक लेवल ऑफ जो फ्रीडम है वो होना चाहिए, मतलब एक वैसे स्तर की स्वतंत्रता होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को विकास के समुचित जो है वो अवसर मिल सके, ठीक है। वो उतनी स्वतंत्रता तो कम से कम होनी चाहिए, वहाँ पे राज्य जो है वो दखलंदाजी ना करे। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई: अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 मिनट में देखने तो 4 थे या 5 थे? 5 थे। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता, वहाँ पे मैंने 4 लिखा है, आप अपडेट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इसकी स्वतंत्रता की गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड नहीं है ये, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आपको कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है ना कि आप अपने विचारों को पूरा खुल के अभिव्यक्त करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के बारे में कुछ बोल दो, कोर्ट के अवमानना हो जाएगी। और भी जब आर्टिकल 19 आपको पढ़ाऊंगा मूल अधिकार में, तो उसमें ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई कि किस प्रकार से आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस आधारों पर, ठीक है। तो मोटा मोटी ये समझिए कि स्वतंत्रता में ये 5 चीज़ों की बात की गई थी और सभी को समुचित विकास के अवसर मिलेंगे, इतनी स्वतंत्रता उनको दी जाएगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। अगला है समता, इक्वालिटी, ठीक है ना। इसका मतलब वही हुआ कि सबको एक समान अवसर मिलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ऊपर डिस्कस किया, लगभग वही कॉन्सेप्ट है ये। 2 तरीके की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसमें जो थोड़ा सा अलग चीज़ जो बनाती है इक्वालिटी को, वो है कि किसी को भी विशेषाधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब कि एक वर्ग को हम अलग तरीके से नहीं, उसको थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को खराब ट्रीटमेंट दे रहे हैं। किसी आधार पे भी हो सकता है, आर्थिक आधार पे हो सकता है, जातीय आधार पे हो सकता है, किसी भी आधार पे वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा और सभी को एक समान अवसर, चाहे वो रोजगार के हो, चाहे भी किसी और भी चीज़ के हो, वो सबको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द से जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब एक बहुत बड़ा डिबेट आया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको भी अभी इसके साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। तो देखो, सबसे पहली बार ये मुद्दा उठा बेरूबाड़ी केस 1960 में, ठीक है। इसमें जब सवाल उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है या नहीं है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया, मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग क्या है, नहीं है। और जब संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो इसमें संशोधन हो सकता है? संशोधन भी क्या होगा, इसमें नहीं किया जा सकता। संविधान के संशोधन के लिए संविधान का हिस्सा होना जरूरी है, ठीक है। तो बेरूबाड़ी मामले में, बेरूबाड़ी केस में इसको नकार दिया गया कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना। लेकिन इस फैसले को 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था, जिसमें आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मौलिक ढांचे का जो सिद्धांत था उसमें जिसमें दिया गया था, उस केस में, इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का हिस्सा बिल्कुल है। और जब संविधान का हिस्सा है तो इसमें संशोधन भी क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। याद रखना है बस आपको, बेरूबाड़ी मामले में नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती में स्वीकार कर दिया गया कि ये हिस्सा है, ठीक है। आगे 1995 में इस फैसले को उन्होंने बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। और अब तक कुल 1 बार संविधान का ये प्रस्तावना में जो है वो संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।